नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 19 पढ़ेंगे जिसका नाम है महाजनपदकालीन भारत एवं मगध साम्राज्य। और इस चैप्टर का भाग 1 हमने पढ़ लिया था जिसमें हमने महाजनपद देखे थे और महाजनपद की राजधानियां हमने पढ़ी थी, है ना। तो ये हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे महाजनपदों की शासन व्यवस्था। ठीक है, तो आज हम भाग 2 पढ़ रहे हैं अध्याय 19 का। और यदि आपने भाग 1 नहीं देखा है, भाग 1 नहीं देखा है पार्ट 19 का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और भी मैंने कई लिंक दे रखे हैं, तो आप देख लीजिएगा। आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स पे वीडियोस बने हुए हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं, तो आप देख लीजिएगा आपके एग्जाम के हिसाब से। और आज हम पढ़ेंगे महाजनपदों की शासन व्यवस्था, भाग 2 है ये। ठीक है, तो देखिए, महाजनपदों में राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का प्रचलन था। महाजनपदों में राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का प्रचलन था। दोनों में मुख्य अंतर यह था कि यहाँ राजतंत्रात्मक शासन में शासन की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती थी और वंशानुगत शासन होता था। देखिए, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में होता क्या है, जो शासन की संपूर्ण शक्ति होती है वो एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती है ना। यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना। और वंशानुगत शासन होता है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो ये तो हो गई राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, महाजनपदों में उस समय हुआ करती थी। और एक थी गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जैसे कि हमारी आज है ना। हमारी शासन व्यवस्था कौन सी है, गणतंत्रात्मक है, यानी जनता का शासन। और वहीं देखिए, गण राज्यों में प्रशासन गण या समूह द्वारा संचालित होता था, जिसके प्रतिनिधि जनता से निर्वाचित होते थे, जैसे कि आज होते हैं। आज हम अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं, जनता वोट देती है, मतदान देती है, तब जाके निर्वाचित करते हैं अपने प्रतिनिधि को। उसी तरीके से पहले भी हुआ करता था। तो दोनों थी, राजतंत्रात्मक भी था और गणतंत्रात्मक भी था। ठीक है, इसके बाद देखिए, राजा को संभवतः क्या कहा जाता था, गणपति। जैसे हम राजा बोलते हैं ना, पहले के टाइम पे क्या कहा जाता था, गणपति। कुछ महाजनपदों में उसे राजा भी कहते थे। कुछ महाजनपद में तो राजा को राजा ही कहते थे, लेकिन कुछ में क्या कहा जाता था, गणपति। ठीक है, वह निर्वाचित किया जाता था। राजा अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए कार्य करता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वह राजा जो था वो निर्वाचित किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मंत्री परिषद। यह परिषद गणपति को शासन चलाने में सलाह देती थी। यह जो परिषद थी वो गणपति को शासन चलाने में सलाह देती थी। शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मंत्री परिषद मानी जाती थी। ठीक है, इसके बाद देखिए, परिषद। यह वर्तमान लोकसभा के समान होती थी। जो परिषद है वो वर्तमान लोकसभा के समान होती थी। गणपति और मंत्री परिषद शासन के बारे में परिषद को जानकारी देते थे। परिषद के सदस्यों का चुनाव जनता करती थी और यहीं पर गणपति और मंत्री परिषद के सदस्य बैठते थे। इसके बाद देखिए, सैन्य व्यवस्था। वे गणराज्य की रक्षा के लिए सेना और सेनापति होता था। जो गणराज्य है उसकी रक्षा के लिए वहां पर सेना और सेनापति होते थे। युद्ध के समय जनता सेना का साथ देती थी। बड़े बड़े नगरों, राजधानी की देखभाल के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी थी। तो सैन्य व्यवस्था के बारे में हो गया। इसके बाद देखिए, न्याय में देखिए, गणराज्य में न्याय की अच्छी व्यवस्था थी। नीचे स्तर के न्यायालय द्वारा किसी को अपराधी घोषित किए जाने पर अपने से ऊपर के न्यायालय में भेजा जाता था तथा निर्दोष पाए जाने पर छोड़ दिया जाता था। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जो सभी न्यायालयों द्वारा अपराधी बताए जाने के बाद ही दंड देता था। इसके बाद देखिए, कर एवं आय व्यय। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसीलिए इन्हें प्रचुर संसाधनों एवं कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। कृषि, व्यापार और व्यवसाय से कर लिया जाता था। वनों और खदानों से होने वाली आय राज्य की होती थी। इससे मंत्री परिषद, सेना और पुलिस का खर्च चलाया जाता था। समकालीन बौद्ध एवं जैन साहित्यिक स्रोतों के आधार पर जानकारी मिलती है कि भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल में
प्राय आरंभिक राज्यों को नगरों, लोहे का प्रयोग, सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इस काल में बौद्ध और तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए लगभग 700 ईसा पूर्व तक लोहे का प्रयोग पहले से अधिक होने लगा था। इससे बनाए जाने वाले औजारों से कृषि तथा अन्य उत्पादन के साधनों में प्रगति हुई। यही वह समय था जब गंगा और यमुना के नदी के तट पर अनेक प्रमुख शहर बसे थे। इसके बाद देखिए गंगा नदी के आसपास इतने सारे शहर होने का कारण भी यही था। ठीक है, तो गंगा नदी के आसपास जो शहर थे, इतने सारे शहर थे, वो होने का कारण भी था। गंगा नदी स्वयं ही एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थी और इसके द्वारा समुद्र तक पहुंचना भी संभव था। दूसरा, गंगा घाटी का जो इलाका था वहाँ पास में ही लौह अयस्क काफ़ी मात्रा में मिलता था और इसका फ़ायदा उठाकर कुछ महाजनपदों ने अपना प्रभाव बहुत बढ़ाया। उनमें से एक मगध इतना बड़ा हो गया कि उसके विस्तार को साम्राज्य का दर्जा दिया गया। यह कैसे हुआ और किस तरह हुआ, अगले अनुच्छेद में जानेंगे। मगध साम्राज्य का उदय। तो देखिए मगध साम्राज्य का उदय के बारे में यहाँ बताया गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे। तो ये याद रखना है आपको कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महाजन थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में से मगध राजनीतिक, भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जो अन्य महाजनपदों को अपने में विलीन कर भारत के प्रथम विशाल साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 200 साल के भीतर मगध, जिस आधुनिक जो बिहार है, सबसे शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। तो देखिए 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 200 सालों के भीतर मगध जो है, जो वर्तमान नाम क्या है, बिहार, सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। अब देखिए मगध की महत्ता के कारण, क्या कारण थे कि मगध की महत्ता के? तो पहला है, मगध के कुछ हिस्सों पर जंगल थे जहां हाथियों को पकड़ा जा सकता था। हाथी सेना के महत्वपूर्ण अंग थे। जो हाथी होते थे वो सेना के महत्वपूर्ण अंग माने जाते थे और मगध के जो कुछ हिस्से वहाँ थे, वहाँ पर क्या था? जंगल थे जहाँ से हाथियों को पकड़ा जा सकता था। पहला तो ये हो गया। दूसरा कारण है, मगध चारों ओर से गंगा और सोन जैसी नदियों से घिरा हुआ था। ये नदियाँ जल यातायात, जल आपूर्ति तथा भूमि के उपजाऊपन के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध क्षेत्र में खेती की उपज अच्छी होती थी, आवागमन सस्ता और सुलभ होता था। तीसरा है, मगध में लोह खनिज के भंडार भी थे जिनसे लोहा निकालकर मजबूत औजारों और हथियारों का निर्माण किया जा सकता था। चौथा है, मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज। पहाड़ियों के बीच बसा गिरिव्रज एक किलेबंद शहर था, बाद में मगध की राजधानी बनी। राजगृह एवं पाटलिपुत्र भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित थे। राजगृह 5 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था, जहां किसी भी शत्रु के लिए पहुंचना दुष्कर था। तो पाटलिपुत्र गंगा और सोन से आवृत थे। पर्याप्त साधनों के अभाव में इन्हें पार कर इन पर अधिकार करना सहज नहीं था। ये देखिए मगध के प्रमुख शासकों के नाम। मगध के प्रमुख शासकों के नाम हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश के बिंबिसार और अजातशत्रु। शिशुनाग वंश के शिशुनाग और नंद वंश के हैं महापद्मनंद या घनानंद। ठीक है, इसमें देखिए मगध साम्राज्य के उत्थान एवं समृद्धि में अजातशत्रु का बड़ा ही योगदान रहा। बाद में नंद वंश के शासकों ने देश के लिए एक विशाल सेना संगठित कर व्यवस्थित शासन प्रणाली को जन्म दिया। उन्होंने पाटलिपुत्र की समस्त उत्तरी भारत का राजनीतिक केंद्र बना दिया। पाटलिपुत्र शीघ्र ही न केवल राजनीति का वरन शिक्षा व संस्कृति का भी केंद्र बन गया। नंद राजाओं ने माप तोल की नई प्रणाली भी चलाई। मगध साम्राज्य का इतना उत्थान हुआ कि लगभग 1000 वर्ष तक मगध एक साम्राज्य के रूप में महत्वपूर्ण बना रहा। इसी की नींव पर आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। यूनानी
ग्रीक प्रमाणों से भी जानकारी मिलती है कि नंद राजा का एक विस्तृत राज्य था, जिसमें कहा गया है कि सिकंदर के समय में व्यास नदी के आगे की शक्तिशाली जातियां एक साम्राज्य के अधीन थी और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नंदों के पास एक बहुत बड़ा कोष था, साथ ही एक विशाल सेना थी, जिनसे भयभीत होकर सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद देखिए, नंद वंश के शासकों ने धन संचय करने और विशाल सेना को रखने के लिए अत्यधिक कर लगाए। करों का बोझ अधिक होने से प्रजा राजा को घृणा की दृष्टि से देखती थी। परिणाम स्वरूप असंतुष्ट वर्ग ने चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त को अपना नेता बनाया, जिसने नंद वंश को समाप्त कर प्रसिद्ध मौर्य वंश साम्राज्य की नींव डाली। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।